अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पाक स्टडी का लेक्चर नंबर सिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम लोगों ने पाक स्टडी के 1 to 5 जो लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने आपको लेक्चर वाइज उर्दू हैंडआउट्स भी दिखाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उर्दू के अंदर हैंडआउट्स देखने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर लेंगे। ना सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे बल्कि इसी के साथ साथ आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप सेल्फ़ राइटिंग जो है वो कर सकें। और एज़ यूजुअल मैंने अपनी वीडियोस में बारहा दफ़ा इस चीज़ को दोहराया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपसे बिल्कुल भी मतलब हाई फाई इंग्लिश नहीं मांगती। आप अगर अपनी बात को इंग्लिश के अंदर टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर भी अपनी बात को कन्वे करना जानते हैं, अगर आप सिर्फ समझा सकते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैं कहना चाह रही हूँ, तो फिर आप जो है अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप किस तरह से अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल में जाके वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में जाके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 6 जो है वो क्लियर करते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी दिखा दूंगा ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं द खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट इसका लेक्चर का नाम है। इसका थोड़ी सी अगर हिस्टोरिकल मैं आपसे बात करूं तो हिस्ट्री इसकी इस तरह है कि अब मुसलमानों पर जो ज़मीन थी, जो मुसलमानों पर लिविंग स्टाइल था वहाँ पर ओवरऑल रहने का इंडिया के अंदर, वो उनका जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा उनका घेरा तंग हो रहा था। अब वहाँ पर क्या था, अब वहाँ पर अब एक खिलाफत मूवमेंट चलाने की ज़रूरत थी ताकि मुसलमान अपनी बात जो है वो दुनिया तक कन्वे कर सकें, अपने जो हकूक़ हैं उनको दुनिया से ले सकें। तो द खिलाफत मूवमेंट वॉज अ रिलीजियस पोलिटिकल मूवमेंट थी। एज अ MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि खिलाफत मूवमेंट किस वजह से स्टार्ट की गई थी। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का मकसद ये था कि रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट हो। रिलीजियस पॉलिटिकल का मतलब ये है कि वहाँ पर जो ज़मीन थी वहाँ उनका जो घेरा था वो तंग कर रहे थे हिंदू मुसलमानों पर, जो मस्जिदें थी वो शहीद की जा रही थी। इसके अलावा मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक मूवमेंट चलाने की बहुत ज़रूरत थी कि अब ये सिर्फ एक रिलीजियस तौर पर हमसे इंतकाम ले रहे हैं। तो इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो थी वो प्रोड्यूस की गई थी, बनाई गई थी बाय द मुस्लिम। ये मुसलमानों ने बनाई थी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर द रेंटेशन ऑफ द ओटोमन खिलाफत एंड फॉर द हैंडलिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द मुस्लिम होली प्लेसेस टू द नॉन मुस्लिम्स। इसका मतलब ये था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अब जो मुसलमानों की मुक़द्दस जगह हैं, मुक़द्दस जगह से मुराद बैतुल्लाह है। अब बैतुल्लाह है, इसके अलावा मस्जिदें हैं, तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स है वो एंटर ना हों, यहाँ पर ना आएँ। फिर उसके बाद उस टाइम तुर्की जो था, तुर्की के साथ जो ओवरऑल आज सऊदिया अरब जिसे एक अलग सेपरेट जो है मुल्क कंसिडर किया जाता है, उस टाइम सऊदिया अरब जो है वो तुर्की का हिस्सा था। तो तुर्की का हिस्सा उस टाइम जो बैतुल मुक़द्दस है वो भी तुर्की के अंदर ही लाया करता था, तुर्की के अंदर ही आता था। अब तुर्की साइडेड विद जर्मन इन वर्ल्ड वार 1। अब दुनिया की एक वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया में जंग हुई थी जिसमें तुर्की ने भी हिस्सा लिया था। एज़ इट बिगन, स्टार्ट में, बिगन का मतलब होता है शुरू में, टू लॉस द वार, तुर्की ने वार को लॉस कर दिया यानी हार गया। कंसर्न वर एक्सप्रेस्ड इन इंडिया अबाउट द फ्यूचर ऑफ तुर्की। अब जो गैर मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, अब गैर मुस्लिम्स ने तुर्की के हिस्से किए और हिस्से करने के बाद अब इनके फ्यूचर का फ़ायदा, इनके फ्यूचर का फ़ैसला किया कि अब तुर्की का फ्यूचर क्या होगा। तो इट वाज अ पीक पीरियड। अब ये बड़ा बहुत ज़्यादा पीक पीरियड था 1919 to 1922। कास्टिंग demonstration boycott and other pressures by the two major communities, the Hindus and the Muslims। इसका मतलब ये है कि अब तुर्की जो है उस टाइम पर मुसलमानों का गढ़ था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की जो है वो मुसलमानों का गढ़ है, लेकिन उस टाइम पर ओवरऑल जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो तुर्की के साथ जो है वो उस टाइम मिली हुई थी। तो अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पर जो है वो अब ये वो मेन फ़ैसला था, ये वो मेन जो ओवरऑल एक पॉइंट था जहाँ पर मुसलमान अपनी आवाज़ जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड को सुना सकते थे कि अब करना क्या है और किस तरह से करना है। फिर इसके गोल्स देख लें, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओटोमन खिलाफत शुड बी केप्ट इंटैक्ट
टेरिटोरियल सॉलिडिटी ऑफ तुर्की बी प्रिजर्व्ड, कंट्रोल द होली द प्लेसेस शुड नॉट बी गिवन टू द नॉन मुस्लिम्स। वही बात ऊपर जो मैंने आपको पहले बताई कि इस वजह से कि यहाँ पर ऑटोमन खिलाफत का मतलब है कि जो तुर्की की खिलाफत है शुड बी केप्ट इंटैक्ट, कि पाक रखी जाएगी। उर्दू हैंडआउट्स के अंदर अगर इसको देखा जाए, उर्दू हैंडआउट्स के अंदर बात की जाए तो आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर लें कि यहाँ पर हमने कहाँ पर जाना है। ये देखें, ये इसके वो हैं कि उस्मानी खिलाफत को बरकरार रखना चाहिए। वही बात है कि उस्मानी खिलाफत का मतलब जो उस टाइम तुर्की की खिलाफत थी उसको, फिर उसके बाद तुर्की की इलाकाई यकजहती को महफूज रखा जाए और मकामात मुक़द्दस का कंट्रोल गैर मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। मकामात मुक़द्दस का कंट्रोल से मुराद ये है कि उस टाइम पर जो ओवरऑल बैतुल्लाह था, बैतुल्लाह का जितना भी निज़ाम था वो गैर मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। आगे बात करें, इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर दोबारा चलते हैं जी। डायमेंशंस, द राइटिंग ऑफ द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स प्रोवोक द सेंटिमेंट्स फॉर द प्रिजेशन ऑफ द खिलाफत एंड रेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रोल ऑफ द होली प्लेसेस। वही बात है, डायमेंशन बार बार आपको वही बता रहा है कि अब आपने होली प्लेसेस पर जो है वो इख्तियार नहीं देना नॉन मुस्लिमों के, वहाँ पर भी वो जो है वो कब्ज़ा कर लें। मुस्लिम जो जर्नलिज्म थी, यानी उस टाइम जो एंकर पर्सन थे मुस्लिम्स के, प्लेड अ वाइटल रोल टू स्टेयर द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रगल। अब जो मुस्लिम जर्नलिज्म थी, जो मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था स्ट्रगल करके। जो वहाँ पर ज़मींदार ऑफ ज़फ़र अली ख़ान, इन्होंने बड़ा वाइटल किरदार अदा किया था इस टाइम पर। इसके अलावा हमदर्द फाउंडेशन है जिसने बड़ा एक वाइटल किरदार अदा किया था, और बाकी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जिस तरह मोहम्मद अली जौहर है, फिर इसके अलावा अल हिलाल ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक्सेट्रा। यानी वो वाले ये पर्सन हैं जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था मुसलमानों की मदद करने में। वर द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन विच परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ टू एक्सप्रेस देयर रीसेंटमेंट। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया था उस टाइम पर, ओवरऑल अखबार का सिस्टम ज़्यादा था, तो अखबारात में इन्होंने ऐसी ऐसी तहरीरें और ऐसी ऐसी बात लिखी थी जिसकी वजह से ओवरऑल दुनिया तक इस पैगाम को बड़ा क्लियर अल्फाज में पहुंचाया जा सकता था कि अब हमने जो अब मुसलमान जो हैं वो अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट और एक सेपरेट जो रियासत है वो चाहते हैं। प्रोटेस्ट्स इन इंडिया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड एट मुंबई इन जुलाई 1999। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बार बार ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, आप इसको कर लें अंडरलाइन कि जो ऑल इंडिया कमेटी थी खिलाफत की वो कहाँ पर बनाई गई थी, वो मुंबई में बनाई गई थी। और कब बनाई थी, वो जुलाई 1919 के अंदर बनाई थी। जो फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी एट दिल्ली में हुई थी नवंबर 1919 में, वॉज अरेंज्ड इन विच द कांग्रेस लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू पार्टिसिपेटेड। अब इसके अंदर क्या था, अब इसके अंदर गांधी ने और नेहरू ने पार्टिसिपेट भी किया था इन दिस पे। इस तरह से द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइंड हेड टू द असॉल्ट एट द इनजस्टिस वर द मुस्लिम कम्युनिटी। दीज स्टेप्स वर अनाउंस्ड। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको भी आप एक दफ़ा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। देखें, नो पार्टिसिपेशन इन विक्ट्री सेलिब्रेशन, कोई भी विक्ट्री तौर पर सेलिब्रेशन जो पार्टिसिपेट है वो नहीं कर सकता। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, अब बाइकआउट कर दिया जाए, रोक दिया जाए जो ब्रिटिश की चीज़ें बनकर आ रही हैं पाको हिंद के अंदर, उसके अंदर उसको बाइकआउट किया जाए। नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, कोऑपरेट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ। फिर उसके बाद जो सेकंड खिलाफत थी जो वो हेल्ड हुई थी दिसंबर 1919 को, और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने ज्वाइन किया था इस सेशन को आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम प्रिसन इन जनवरी 1920। मोहम्मद अली अंसारी led a delegation at victory while मौलाना मोहम्मद अली जौहर to यूरोप। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे वो उस टाइम यूरोप में थे, जबकि मौलाना मोहम्मद अली जो अंसारी थे उन्होंने डेलीगेट किया था विक्ट्री बनकर, यानी कि उन्होंने एक रुकन बनकर, विक्ट्री कहते हैं एक रुकन को, एक वहाँ पर ओवरऑल एक पर्सन बनकर उनकी जगह पर वहाँ पर बैठे थे। द खिलाफत कमेटी डेडिकेटेड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन इन कोलैबोरेशन विद द कांग्रेस इन मई 1920। एक एज आ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकता। रोले एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और मैं अगर आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने इस क्वेश्चन को भी अपने पेपर में अटैम्प्ट किया है। तो रोले एक्ट का मतलब क्या था? रोले एक्ट वाज अ ब्लैक लॉ इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रोले एक्ट 1999। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। इसी रोले एक्ट को मैं आपको उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छी तरह क्लियर हो जाए। रोले जो एक्ट है वो ब्लैक लॉ था, एक काला कानून था इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ टू द इस लॉ से द गवर्नमेंट गॉट ऑटोमेटिक अथॉरिटी टू
presented, any Indian and the arrested had to no facility of legal assistance and right to appeal, just as letters D catch in France before the France Revolution. Jinnah resigned from the central legislature as a protest. एक रोले ला कौन सा था? रोले एक्ट ला एक ऐसा ला था जो एक ब्लैक ला था। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते थे? इसके ज़रिए गवर्नमेंट को वो तमाम तर जो फैसिलिटीज़ थी, जो तमाम तर अथॉरिटीज़ थी, वो दे दी जाती थी, जो कि एक गवर्नमेंट के पास जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये देखें, रोले एक्ट एक काला कानून था जो हिंदुस्तान में मुतारिफ़ करवाया गया। कानून के मुताबिक हुकूमत को ये इख्तियार हासिल हुआ है कि किसी भी हिंदुस्तानी को एज़ा पहुँचाए, यानी उसको नुकसान पहुँचा सके। गिरफ़्तार अफराद के पास कानूनी इमदाद और अपील करने का कोई हक़ नहीं था। हक़ से मुराद ये है कि अगर आपको इल्लीगल तौर पर पकड़ लिया गया तो आप जो हैं वो छूट नहीं सकते। आप जो है ओवरऑल उसकी जो सज़ा है वो भी काटेंगे, जो कि आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, वो भी इस कानून के तहत आपको दी जा सकती है। जैसा कि फ्रांसीसी इनकलाब से कबल फ्रांस में लेट्रिस डी कैचेट था, यानी कि एक इस तरह ना फ्रांस में भी एक ऐसा ही काला कानून बनाया गया था। तो उसी कानून को देखते हुए जो इंडिया था उसने भी ये कानून अपने जो ओवरऑल पार्टीज़ थी उन्होंने ये बनाया था। एहतजाज के तौर पर जिन्ना ने मरकज़ी मुत्तफ़िका से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी कि अब क्या हुआ था, अब ये कानून देखने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, वो इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि ये ओवरऑल जो कानून था ये मुसलमानों के हक़ में नहीं था। फिर उसके बाद आगे देखें, इंसिडेंट आया अप्रैल 1919 को। उसके मुताबिक द पीपल गैदर्ड इन जलानवाला बैग एट अमेरिस्टार बट जनरल There opened fire to disperse the throng. The cost a huge human capabilities 379. It is considered one of the great tragedies in India. ओके जी, अब एक ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने कंसीडर ये किया था कि अब वहाँ पर ओवरऑल दुनिया इकट्ठी हुई थी, पीपल जमा हुए थे। किस वजह से? इन 1940 के अंदर बाय किलिंग गवर्नर पंजाब, के जो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं सर मिकनल और देयर और रैम मोहम्मद, इसके अलावा सिंह आज़ाद गॉट रिवेंज ऑफ द इंडियन मैस्कॉर। इसका मतलब ये है कि अब जो रोले एक्ट आया था, रोले एक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो जानी माली नुकसान हुआ था मुसलमानों के ओवरऑल जो हिंदू थे वो पहले ही बड़े ख़िलाफ़ थे, तो उसकी वजह से वो अब एक जगह पर इकट्ठे होकर एहतजाज किया था ताकि इस रोले एक्ट को जो है वो ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसका फ़ायदा इनको नहीं हुआ। नॉन कोऑपरेशन देख लें, रिटर्न टाइल्स हैं, बायकॉट ऑफ कोड, ये वही बात है जो कि उसने बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आता। आगे चलते हैं। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची 1921। डेट्स को लाजमी आप याद किया करें, डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इन द सेक्शन द पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू तुर्किश सुल्तान, दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एगिटेशंस एंड सपोर्टेड अटैक टू द एक्सपेल फॉरिजन। ठीक है, ऐसे भी छोड़ दें, यहाँ से भी कुछ नहीं आता। फिर हिजरत जो मूवमेंट है, यहाँ ये आप इससे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अगर इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट दूँ तो हिजरत का मतलब ये है कि 1920 और 1921 के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर गए थे, क्योंकि वही बात है कि हिंदुओं के उस टाइम जो जुल्म थे वो बेहद बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उनको हिजरत करनी पड़ी थी। उसके बाद आप जो है डेवलपमेंट इन तुर्की, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी आप जो है वो छोड़ दें, बाकी आपको नहीं आता। ओवरऑल पास्ट पेपर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा अपने इसी चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा पेपर या कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इसी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ओवरऑल 80 to 90% पेपर जो है वो आता होगा अपने पेपर्स के अंदर। तो लास्ट टॉपिक देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन 1922 अटाटक इमर्ज एज अ नेशनल लीडर एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स ऑफ सुल्तान। अब जो अटाटक है, इमर्ज कर लिया इसने नेशनल लीडर को, यानी इसने क्या किया था, और रिस्ट्रिक्ट पावर्स ऑफ सुल्तान। अब इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी पावर ऑफ सुल्तान की पावर पर। नेक्स्ट he was appointed चीफ ऑफ स्टेट बाय ग्रैंड नेशनल असम्बली। अब इसने क्या किया था, अब ग्रैंड नेशनल असम्बली से अब इसने हाईलाइट किया, अपॉइंट किया था एक चीफ को। मार्च 1924 के अंदर खिलाफत वॉज अबॉलिश्ड, जो खिलाफत थी वो अबॉलिश करवा दी गई थी मार्च 1924 के अंदर। एज MCQ ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। दिस केस्ड आ विस्पर्ड रीसेंटमेंट अमंग द इंडियन मुस्लिम, दे सेंट डेलीगेशन टू
टू तुर्की बट फेल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। अब कोशिश बहुत ज़्यादा की गई थी कि अब तुर्की का साथ दिया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग फेल हो गए थे। फेल होने से मुराद ये है कि मुसलमान उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी इसीलिए फेल हो गई थी क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उस टाइम बिखरी हुई थी। कंक्लूजन देख लें, ओवरऑल जितना भी आपने लेक्चर पढ़ा है उसका कंक्लूजन ये है कि इट वाज री एफर्मेशन ऑफ द रियलिटी दैट रिलीजन इज़ अ मोबिलाइजिंग फोर्स एंड स्पेशली इस्लाम हैज़ मोबिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइज मैसेज। यानी कि इस्लाम पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जो ओवरऑल उस टाइम के हिंदू थे उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा इट वाज द मूवमेंट लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा टेररिज्म। अब एक्स्ट्रा टेररिज्म का मतलब ये होता है कि दहशतगर्दी जो थी वो इसी पॉइंट पर आकर दहशतगर्दी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था। लेटर बाद में सच मूवमेंट बट पैन इस्लामिक सेंटिमेंट्स कंटिन्यूड। जो इस्लामिक सेंटिमेंट्स थे उनको कंटिन्यू रखा गया था, यानी उस टाइम पर इसका भी जो जितना भी निज़ाम था वो भी मुसलमानों पर डाल दिया गया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड। हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद था वो प्रूव कर दिया गया कि अब ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी अब ये थोड़ी देर तक ही साथ रह सकते हैं, इसके अलावा साथ नहीं रह सकते। उर्दू हैंडआउट्स के अंदर अगर आपको ये कंक्लूजन दिखाया जाए तो आप यहाँ से, मैं थोड़ी देर के लिए इसको वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके इस उर्दू हैंडआउट्स को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज सून एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और अगर आपको जो ओवरऑल समझ नहीं आएगी कॉन्सेप्ट पे भी, फिर हम आपको अपनी ईमेल दे देंगे। आप हमसे हमारी ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाजमी बात यह है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी वो भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंशाल्लाह जैसे ही आपका मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो करीब आएगा, आपको ऐसे MCQ और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहाँ से आपको 90 to 95% पेपर रिपीट होगा। तो वो भी मैं अपने चैनल पर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। वो मैं अपलोड करूंगा तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे बर वक्त देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो है हैंडआउट्स अपना स्टॉप करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।